हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स अक्टूबर 2025 फर्स्ट वीक के क्या हाइलाइट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से तो काफ़ी सारी बातें हैं, जैसे एशिया कप अभी जस्ट कंप्लीट हुआ उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप को लेकर के कुछ न्यूज़ हैं और वर्ल्ड कप फुटबॉल भी। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक पब्लिश हुआ है और H1B वीजा यूएस के अगेंस्ट में चाइना कैसे उतर आया है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हाइलाइट्स क्या है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है और ट्रेंडिंग क्या है। तो आज का पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं यहाँ से। विच थ्री कंट्रीज आर को होस्टिंग द 2026 फीफा वर्ल्ड कप रिप्रेजेंटेड बाय मैस्कट्स, क्लच, मैपल और जायू। देखिए मैस्कट्स भी याद रखिएगा, अपार्ट फ्रॉम के 2026 फीफा वर्ल्ड कप का वेन्यू क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। ये तीन कंट्री मिलकर करेंगे, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। राइट। कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं यहाँ। द 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी co-hosted by यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको एंड द ऑफिशियल मैस्कट्स क्लच, द बर्ड ईगल, Maple and Moose, and Zayu and Jaguar were unveiled to symbolize these nations. This marks the first time FIFA has introduced multiple mascots for a senior men's World Cup. इसके पहले सिर्फ एक ही हुआ करता था, ये इस बार पहली बार ये मल्टीपल मैस्कट्स है, जो इनफैक्ट सारे मैस्कट्स इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं ये डिफरेंट कंट्रीज का। अगर कनाडा की बात करें तो मैपल लीफ उसके फ्लैग, नेशनल फ्लैग पर होता है। बाल्ड ईगल नेशनल बर्ड है अमेरिका का। तो ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये याद रखने हैं इस टूर्नामेंट को लेकर के। वेन्यू, फिर इसके मैस्कट्स, ये सब चीज़ याद रखने हैं। द टूर्नामेंट द लार्जेस्ट एवर विद 48 टीम्स, पहली बार इसमें 48 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बहुत ये टेकअवेज है कि अभी 2026 में तो यूएस, मैक्सिको और कनाडा में हो रहा है। इसके पहले 4 साल पहले कतर में हुआ था और 2030 और 34 के भी वेन्यूज ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, डिसाइड हो चुके हैं। तो 2030 में होने वाला है मोरक्को, पोर्टुगल और स्पेन में, और 2034 का वेन्यू रहेगा सऊदी अरेबिया। अगला क्वेश्चन आ रहा है फिल्म वर्ल्ड से। फिल्मों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो रिसेंटली अभी अनाउंस हुआ है ये दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया, द रिसेंट जो ऑनर अनाउंस हुआ है। ये 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मोहनलाल। जी हाँ, ये मोहनलाल हैं, साउथ के बहुत ही जाने माने हीरो रहे हैं, काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका फिल्म वर्ल्ड में। आइए टेकअवेज देखते हैं। हियर आर सम ऑफ द रीसेंट विनर्स फ्रॉम द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड इन 2025। तो रिसेंट जो फिल्म अवार्ड अनाउंस हुआ है उसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान, उनके जवान मूवी, उनकी मूवी जिसके लिए इनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, वो मूवी का नाम है जवान। बेस्ट एक्टर के कैटेगरी में मिला है शाहरुख खान को। विक्रांत मासे को भी मिला है, यानी कि इन दोनों को मिला है, और विक्रांत मासे को उनकी एक्टिंग के लिए मिला जो कि 12th फेल नामक मूवी में इन्होंने एक्ट किया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया रानी मुखर्जी का, और जिस फिल्म के लिए इनको मिला उसका नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन फॉर केरल स्टोरी। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। साथ में आप जरूर याद रखिएगा कि मोहनलाल जी को मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। अगला पॉइंट है यहाँ पर क्रिकेट के फील्ड से। अभी एशिया कप फाइनल कंप्लीट हुआ, दुबई में हुआ है ये फाइनल्स, और इसमें जीता कौन है यहाँ पर ये पूछा गया। तो जीता है भारत और इसने पाकिस्तान को फाइनल में हराया है। और आइए इसके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ देख लेते हैं। सो इंडिया वन द एशिया कप फाइनल्स 2025 बाय डिफीटिंग पाकिस्तान इन दुबई। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला है, याद रखिएगा अभिषेक शर्मा को मिला है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है कुलदीप यादव को। ये अभिषेक शर्मा है, ये और ये रहे कुलदीप यादव बॉलर।
और ये बैट्समैन है जिनको मिला है अवार्ड। हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं अभिषेक शर्मा, 314 रन इन्होंने बनाए, और हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं कुलदीप यादव, जिनको बेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है। यहां पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, विच लोकेशन हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड फॉर इट्स फर्स्ट कंफर्म्ड नेचुरल गैस डिस्कवरी। भारत में एक नया जगह पे तेल का भंडार मिला है और यह अब कंफर्म है कि ये भंडार वहां पर है, फाइनली बता दिया गया। तो ये कौन सी जगह है, ये 4 ऑप्शन में से, और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, अंडमान निकोबार आइलैंड। यह यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, और वहां पर ऐसा तेल का बहुत बड़ा भंडार मिला है। राइट, आइए टेकअवेज देखते हैं इसका। सो ऑयल इंडिया लिमिटेड अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट कंफर्म नेचुरल गैस डिस्कवरी ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, marking a major milestone in India's offshore energy exploration. The estimation is around 371 million metric ton of oil equivalent to in the Andaman Basin. तो ये बहुत बड़ा ये एक खजाना मिला है भारत को, अब इस पे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होगा। This discovery significantly boosts India's prospects for future energy self-reliance. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल में जो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में जिसे इंक्लूड किया गया है, यह है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये भारत के किस राज्य में है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, और राइट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। The Cold Desert Biosphere Reserve in Himachal Pradesh has been included in the UNESCO World Network of Biosphere Reserves during the World Congress of Biosphere Reserve held in Guangzhou, China. तो आपको ये भी याद रखिएगा यहाँ पर ये पॉइंट कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर रिसेंटली हुआ है, तो ये हुआ है ग्वांगझो चाइना में, और वहाँ पर भारत का एक ये पॉइंट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का के कैटेगरी में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। द इंक्लूजन हाईलाइट्स द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेजाइल कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम विच सपोर्ट्स यूनिक बायोडाइवर्सिटी, कल्चरल हेरिटेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, मार्किंग अ स्टेप फॉरवर्ड इन इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, हु हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द 37th बीसीसीआई प्रेसिडेंट। तो बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, और ये राइट आंसर है इसका मिथुन मनहास। ये रहे मिथुन मनहास। टेकअवेज देखते हैं। मिथुन मनहास, फॉर्मर दिल्ली कैप्टन, हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द 37th बीसीसीआई प्रेसिडेंट एट द 94th एनुअल जनरल मीटिंग। ही सक्सीड्स रॉजर बिन्नी। तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट कौन है, ये है रॉजर बिन्नी, और इनकमिंग है यानी अभी जो बने हैं वो है मिथुन मनहास। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, व्हाट वाज इंडियाज रैंकिंग इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडेक्स 2025, और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 99th रैंक है इंडिया का। सो इंडिया अचीव्ड इट्स बेस्ट एवर पोजीशन इन द एसडीजी इंडेक्स 2025 रैंकिंग, 99th आउट ऑफ 167 कंट्रीज, एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 109th इन 2024। तो काफ़ी ज़्यादा 10 पॉइंट्स का और लीड मिला है अब इंडिया को अपने रैंकिंग पे। और ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है कि कोई देश कितने अच्छे तरीके की, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उसके यहाँ टोटल प्रोग्रेस हो रहा है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं, किस पैरामीटर्स पर ये चेक होता है, तो चेक होता है जैसे मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना बढ़िया हुआ है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर क्या है, इम्यूनाइजेशन कवरेज है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, स्कूल हेल्थ एजुकेशन, यानी ओवरऑल कंट्री का प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। राइट, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इस इंडेक्स पे इंडिया ने 10 पॉइंट्स ऊपर जंप लगाया है प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में।
अगला पॉइंटर है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप 500 न्यू अटल टिंकरिंग लैब्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो 500 नए अटल टिंकरिंग लैब्स शुरू किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस है इसका स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन एट द स्कूल लेवल। तो स्कूल लेवल पर ही बच्चे का इंटेलिजेंस को समझना, उनको मौका देना नए नए इनोवेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए। These labs provide students with access to 3D printing, robotics, AI kits, and coding platforms, enabling them to develop STEM skills, solve local challenges, and prepare for future careers. The initiative, supported by ATL Sarthi and private sector partners like Boeing and Amazon India, also includes mentorship and teacher training, creating an ecosystem that fosters। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टीचर को भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो इन बच्चों को आगे बढ़ने में, एक नए स्किल्स डेवलपमेंट में उनको अच्छा सा हेल्प और सपोर्ट मिल सके। अगला पॉइंट आ रहा है, इन विच स्टेट हैज द कैबिनेट अप्रूव्ड 3,822 करोड़ NH 139W ग्रीन फील्ड हाईवे प्रोजेक्ट टू बूस्ट ट्रेड, टूरिज्म एंड रीजनल कनेक्टिविटी। तो ये किस स्टेट के कैबिनेट ने अप्रूव किया है? एक ह्यूज एक इनिशिएटिव लिया है। तो ये स्टार्ट हुआ है, आंसर है इसका बिहार में शुरू हुआ है। टेकअवेज देखते हैं, यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4-लेन ग्रीनफील्ड इन बिहार। तो इतना पैसा खर्च करके बिहार में 4 लेन का ग्रीनफील्ड स्टार्ट किया जाएगा, जिससे यहाँ पर ट्रेड बूस्ट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा और रीजनल कनेक्टिविटी इससे काफी इंप्रूव होगा। The project aims to enhance connectivity between Patna and Bettiah, facilitate Indo-Nepal trade, promote tourism, and support economic growth through smoother freight movement and employment generation. By linking multiple economic and social nodes, the highway aligns with the Prime Minister Gati Shakti Master Plan, positioning Bihar as a hub for regional development and international trade। तो भारत नेपाल का इससे ट्रेड बढ़ेगा और रीजनल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगा, ऐसा माना जा रहा है, और इसी के लिए इतना काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, विच आइकॉनिक फाइटर जेट डिड द इंडियन एयरफोर्स रिटायर आफ्टर 62 years ऑफ सर्विस इन 2025। भारत में बहुत समय तक ये फाइटर जेट काम में आए और अब इसके रिटायरमेंट का टाइम आ गया, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले और काफ़ी एडवांस्ड फाइटर जेट्स अब इंडियन एयर सर्विसेज में इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो कौन सा ये फाइटर जेट है जिसको अभी रिटायरमेंट दिया जा रहा है? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, MiG-21। The Indian force retired the MiG-21 2025, marking the end of a 62 years service history। बहुत सालों से भारत को सर्व कर रहा था। First inducted in 1963, the MiG-21 became India's first supersonic fighter aircraft and formed the backbone of Indian Air Force for decades. For over 870 aircraft were procured, participating in major operations include the 1965 and 71 wars, the 1991 Kargil conflict, and 2019 Balakot air strike। तो कई सालों से ये सर्विस दे रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट रहा है इसका। 1965 की लड़ाई और 71 की लड़ाई जो पाकिस्तान के साथ हुआ, दोनों में जीत दिलाने में इसका बहुत अहम रोल था, और 99 के कारगिल वॉर में भी इसकी सर्विसेज ली गई। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुआ था उसमें भी मिग का बहुत बड़ा काम था। और ये मिग लिया किस कंट्री से गया था, किस कंट्री से परचेज किया गया था, उसे भी याद रखेंगे। इसे लिया गया था रशिया से। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ, विच स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड स्कॉलरशिप वर्थ 2,825 करोड़। काफी बड़ा स्कॉलरशिप अवार्ड अनाउंस किया गया है टू 4 लाख स्टूडेंट्स इन द एकेडमिक ईयर 2025-26।
तो एक साल 2025-26 के एकेडमिक ईयर के लिए 2,825 करोड़ का स्कॉलरशिप कौन सा राज्य दे रहा है? और राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ handed over scholarship in Lucknow. These scholarships are primarily aimed at helping students from disadvantaged backgrounds continue their education. तो पैसे के लिए किसी की पढ़ाई ना रुके, ऐसे में जो गरीब बच्चे हैं, जो इकोनॉमिकली नॉट अच्छे कैटेगरी में नहीं आते, उनको ये स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। सोचने की बात है, एजुकेशन को फ्री ही क्यों नहीं कर दिया जाता? चलिए, यह डिस्कशन अलग होगा। सो इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पार्क बे लोकेटेड? तो ये एक जानवर है डुगोंग, जिसको सीकाऊ भी कहते हैं। इसका एक कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है पहली बार इंडिया में, और ये बनाया गया है पार्क बे। अब आपको ये बताना है पार्क बे है कहाँ पर, और इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ये पार्क स्ट्रेट के पास में पार्क बे है। ठीक है, ये पार्क स्ट्रेट है, यहाँ पे पार्क बे है, और यहीं पर कंजर्वेशन बनाया गया, यानी इनको अब ये संरक्षण दिया जाएगा। So India's first dugong conservation reserve is situated in Park Bay, Tamil Nadu, and has recently gained global recognition at the World Conservation Congress in 2025 in Abu Dhabi. ये लोकेशन भी, ये वेन्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ पर हुआ है, और ये राइट आंसर इसका अबू धाबी। सो डुगोंग्स ऑल्सो नोन एज ई डुगोंग नहीं, ई मिसप्रिंटेड। So dugongs, also known as sea cows, are listed as vulnerable on the IUCN Red List, making their protection critical. Next आ रहा है स्पोर्ट्स वर्ल्ड से है। Which city will host the 11th Asian Aquatic Championship in 2025? 11th Asian Aquatic Championship कहाँ होगा? ये आंसर यहाँ पर मिल जा रहा है आपको, यानी बी ऑप्शन अहमदाबाद वेन्यू रहेगा। सो अहमदाबाद विल होस्ट द 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप फ्रॉम सितंबर 2028 to October 11, 2025, marking the first time India is organizing this prestigious continental event. पहली बार ऐसा प्रेस्टिजियस इवेंट एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप भारत में होगा, और इसका वेन्यू होगा अहमदाबाद। इनफैक्ट देखिए, ये सारी जो इस तरह के कवायद भारत कर रहा है, इसके पीछे एक और मोटिव है भारत का, कि भारत चाह रहा है कि 2036 का ओलंपिक गेम्स का वेन्यू भारत को चुना जाए, यानी भारत को दिया जाए। वेयर वॉज 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 हेल्ड? फ्यूचर फूड फोरम 2025 का वेन्यू क्या है? तो वो है दुबई। सो 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 took place in Dubai. The event brought together leaders from government, businesses, and academia to explore crucial themes such as sustainable proteins, consumer trends, agri-tech, and food innovation, showcasing Dubai's commitment to sustainable development and its leadership in advancing the global food ecosystem. In which state will PM Modi transfer 10,000 each to 75 lakh women under the मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना? तो ये कहाँ शुरू हो रहा है? और ये हो रहा है बिहार में। इसके तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की, 6 महीने बाद फिर उनको अच्छा चलता है तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए और 2 लाख प्रति विमेन ये दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और शायद यहाँ के जो महिला लोग हैं, विमेन जो है, विमेन फोक, उनकी स्थिति और सुधर सके। सो द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एम्स टू इकोनॉमिकली एम्पावर विमेन इन बिहार बाय प्रोवाइडिंग 10,000 ईच टू 75 लाख बेनिफिशियरीज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डायरेक्ट उनके अब बैंक अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा। द इनिशिएटिव टारगेट विमेन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, enabling them to start micro enterprises such as tailoring units, shops, and agriculture related activities. The scheme supports self-employment,
financial inclusion, and women entrepreneurship. What is the new name of Ahmednagar railway station in Maharashtra? तो एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। अब ये अहमदनगर की जगह अब जाना जाएगा अहल्याबाई नगर रेलवे स्टेशन। अहल्या नगर रेलवे स्टेशन के नाम से ये जाना जाएगा। So Ahmednagar railway station in Maharashtra has been renamed Ahalya Nagar in honor of Devi Ahalya Holkar, one of the India's most respected women rulers. Right? Next आ रहा है what is India's rank in the Global Digital Nomad Report 2025। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का रैंक हो गया है 38th। So Global Digital Nomad Report 2025, India secured the 38th position with a score of 84.85 among 64 countries evaluated. The report assesses nations on factors such as visa procedures, tax benefits, economic stability, quality of life and digital infrastructure। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई और कंट्री भारत में आकर के अपने बिजनेस को और बढ़ाना या न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये पैरामीटर्स वो सभी चेक करते हैं। तो अगर इसमें इंडिया का रैंक अगर बेहतर आता है तो दूसरे कंट्री अट्रैक्ट होंगे इंडिया में आने के लिए। वैसे इस ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड का बेस्ट है स्पेन। सो स्पेन इमर्ज एट द टॉप, इंडिया 38th। एक नई बुक आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके राइटर कौन है वो भी। तो ये बुक का नाम है, इसका टाइटल है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स और ये किताब लिखी गई है चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा। द डेब्यू बुक यानी पहला बार इन्होंने ऐसा बुक लिखा व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स इज ऑथर्ड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। His book aims to highlight the Constitution's role as a living document shaping democracy, justice, and individual rights. Now, which company announced $100 billion investment in OpenAI to deploy 10 gigawatt of AI infrastructure by 2026? ये कौन सा कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट करने वाला है? और ये राइट आंसर है एनवीडिया। एनवीडिया के बारे में ये देखिए यहाँ पर टेकअवेज हैं। सो एनवीडिया हैज कमिटेड $100 billion to invest in OpenAI, aiming to deploy 10 gigawatt of AI infrastructure by 2026। काफी बड़ा चेंज आ जाएगा उसके बाद। और ये एनवीडिया किस कंट्री का है तो याद रखिएगा इसका पेरेंट कंट्री जो है वो है यूएस। और एक और चीज यहाँ याद रखिएगा इसके जो प्रेसिडेंट एंड CEO कौन है एनवीडिया के, वो है जेनसेन हुआंग। ये जेनसेन हुआंग है, ये बेसिकली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ताइवान के ओरिजिन से हैं। वैसे अभी यूएस सिटीजन है और इन्होंने कंपनी जो खोली है वो यूएस में ही खोली है एनवीडिया। याद रखिएगा जेनसेन हुआंग। नेक्स्ट आ रहा है विच कंट्री हैज लॉन्च द के वीजा ऑन October 1st 2025 टू अट्रैक्ट यंग ग्लोबल स्टेम प्रोफेशनल्स एम्ड US H1B वीजा रिस्ट्रिक्शंस। तो यूएस ने रिसेंटली बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं H1B वीजा पे। अब ये पाने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे में इंडियंस बहुत परेशान थे। वैसे तो ये लगाया गया पूरी दुनिया पे, लेकिन इंडियंस पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा था क्योंकि IT सेक्टर में यूएस में काफी सारे इंडियंस जाते हैं और वहां वो काम करते हैं। ऐसे में कौन सा कंट्री के वीजा लेकर आया ताकि ये जो लोग परेशान हैं अब उनको एक और बहुत बढ़िया रास्ता मिल सके। तो के वीजा शुरू किया है चाइना ने और इसके तहत क्या क्या मिलेगा और सारी बातें देखिए, सारा पूरा टेकअवेज यही बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना हैज इंट्रोड्यूस्ड द के वीजा स्टार्टिंग ऑन October 1st 2025 टू अट्रैक्ट यंग स्टेम प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स वर्ल्ड वाइड। दिस वीजा ऑफर्स फ्लेक्सिबल वर्क राइट्स, multiple entries, longer validity, and does not require a local employer or sponsor, distinguishing it from traditional Chinese work visas। तो पहले चाइनीज वर्क वीजास के लिए भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थे, अब उसको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया, इजी कर दिया गया
अब दुनिया से लोग यहाँ आ सकते हैं, मल्टीपल एंट्रीज उनकी हो जाएंगी बहुत आराम से। उनको वर्क राइट मिलेगा, लॉन्गर वैलिडिटी होगा उनके वीज़ा का, और कोई लोकल एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काफ़ी ज़्यादा पहले से अब ये इजी हो जाएगा। इस तरह से चाइना काउंटर भी करेगा और लोगों को एक इजी रास्ता भी दे रहा है कि अगर अमेरिका रोक लगा रहा है, आप हमारे देश में आइए, यू आर वेलकम। नेक्स्ट आ रहा है, वेयर वॉज द 25th इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस इन विच इंडिया वॉज इलेक्टेड एज द इंटरपोल एशियन कमेटी। जो हाल में हुआ है उसमें इंडिया को भी इंक्लूड कर लिया गया अब, और ये हुआ है सिंगापुर में। सो द कमेटी प्लेस दिस कमेटी, अब ये जो कमेटी जिसमें इंडिया को भी अब इलेक्ट कर लिया गया है, दिस कमेटी प्लेज अ क्रूशियल रोल in advising Asian Regional Conference on pressing issues such as organized crime, cyber crime, terrorism and human trafficking, drug trafficking। तो इन सब चीज़ों के लिए अब इंडिया का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहेगा ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जो साइबर क्राइम करते हैं, टेररिज्म करते हैं। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन को अब हेल्प मिलेगा, एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड इनके साथ आ गया है और वो है इंडिया। लास्ट पॉइंट है आज का यहाँ, विच स्टेट होस्ट द 39th नेशनल गेम्स इन 2027, यानी 2027 का नेशनल गेम्स कहाँ पर होगा ये आपको बताना है, और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मेघालय। जी हाँ, मेघालय में 2027 में 39th नेशनल गेम्स होने वाला है। और टेकअवेज देखते हैं, तो मेघालय विल मेघालय विल बी को होस्टिंग। तो मेघालय मेन स्टेट रहेगा, बट और भी एक दो स्टेट से जो इसके कुछ इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे विद अदर 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। दिस प्रेस्टिजियस मल्टी स्पोर्ट इवेंट विल ब्रिंग द नेशनल गेम्स टू मेघालय फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2027। अब इसके पहले कहा हुआ था वो भी याद रखिएगा, 2025 में ये वेन्यू रहा उत्तराखंड, और उसके पहले ये रहा था 2023 में गोवा, और नेक्स्ट कहाँ हो जाएगा वो होगा 2027 में मेघालय में। जाते जाते फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और उम्मीद है कमेंट बॉक्स में आप इसका क्विक आंसर करेंगे। और ये क्विज क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स मेरा हाउ चोंगबा। ये एक फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और ये उस हिल वैली में यूनिटी को आगे बढ़ाने के लिए ये फेस्टिवल होता है। इसका नाम है मेरा हाउ चोंगबा। आपको बताना है ये किस राज्य में ये होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए आज के लिए थे, उम्मीद है ये आपको बहुत काम आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।